आज का टॉपिक है हमारा एसएम रीड। पिछले वाले पार्ट में हमने पूरा रीड कंप्लीट किया था, बट एसएम रीड को छोड़ के, क्योंकि एसएम रीड के लिए मेरे को अलग से टॉपिक निकालना था, ये अलग है एकदम हट के। तो जैसे हमने पिछले बार पढ़ा था रीड वाले सेक्शन में कि रीड स्कीम लॉन्च नहीं कर सकती, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, एसएम रीड लॉन्च कर सकती है स्कीम बहुत आराम से। और जैसे हमने पढ़ा था कि रीट में एसपीवी होगी और एसपीवी के बाद होल्ड को, पहले होल्ड को होगी फिर एसपीवी होगी। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट रीट के नीचे, एसएम रीट के नीचे एसपीवी होगी जो उसकी होली ऑन सब्सिडरी होगी, वो जो 100% एसेट का इन्वेस्ट करेगी। और हमने रीट में पढ़ के आया था वो एसपीवी अपनी एसेट का 80% इन्वेस्ट करती है। और यहाँ पे ना, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट मैनेजर, रीट में इन्वेस्टमेंट मैनेजर, ट्रस्टी और स्पॉन्सर तीनों अलग अलग थे, बट एसएम रीट में ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मैनेजर और स्पॉन्सर एक ही लोग हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट मैनेजर कौन है बताया था। इन्वेस्टमेंट मैनेजर होती है अपनी कंपनी जो इनकॉर्पोरेटेड होती है इंडिया में, जो स्कीम चला रही होती है और रीट वीट को चला रही होती है। ठीक है सर। और अगले में है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एसएम रीट में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन होगा? जो इन्वेस्टमेंट मैनेजर होगा वो अप्लाई करेगा या तो खुद से या ऑन बिहाफ ऑफ ट्रस्ट। ठीक है, पहला। और दूसरा, जो एसएम रीट होगी, जो एसएम रीट होगी, अरे यार पूरा ध्यान भटक गया, सॉरी ध्यान भटक गया था। जो एसएम रीट होगी वो ट्रस्ट डीड उसमें रजिस्टर होगी, ट्रस्ट डीड एज पर, और ट्रस्ट डीड 1908 एज पर इंडियन एक्ट, इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1908 में रजिस्टर होगी। और दूसरा, जो ट्रस्ट डीड होगी वो बताएगी कि रीट की कौन कौन सी एक्टिविटी करने जा रही है, और उसी के अंदर इंक्लूड होंगे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ट्रस्टी। ठीक है सर। और जो इन्वेस्टमेंट मैनेजर है और स्पॉन्सर है वो सेम ही है। और यहाँ पे ये चीज़ देखनी है, जो इन्वेस्टमेंट मैनेजर का क्राइटेरिया देखते हैं। अब इन्वेस्टमेंट मैनेजर का क्राइटेरिया क्या है सर? वहाँ पे क्या पढ़ा था, वहाँ पे क्या पढ़ा था कि पहले तो नॉर्मल बताता हूँ। जो इन्वेस्टमेंट मैनेजर है, जो दोनों में सेम है, वो सेल बी आइडेंटिफाइड इन द एप्लीकेशन, क्लियरली आइडेंटिफाई होगा जब हम सैबी को रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन लगा रहे होंगे, और या फिर जब हम ऑफर स्कीम फाइल कर रहे हैं उसमें भी क्लियरली आइडेंटिफाइड होगा। बट यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मैनेजर का नाम है, वहाँ पे स्पॉन्सर लिखा था, बस पहले ये चीज़। और वहाँ पे स्पॉन्सर की नेटवर्थ 20 करोड़ थी, सॉरी 10 करोड़ थी रीट में, यहाँ पे 20 करोड़ है, यहाँ पे 20 करोड़ है। 20 करोड़ किस में? एसएम रीट में है। किसकी? इन्वेस्टमेंट मैनेजर की 20 करोड़। उसमें से 10 करोड़ किसकी होगी? उसमें से 20 करोड़ के अंदर से 10 करोड़ लिक्विड एसेट पे होंगे। ठीक है। और तीसरा, वहाँ पे रीट में 5 ईयर का एक्सपीरियंस था स्पॉन्सर का, बट यहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस है। सर मैं आपको वहाँ पे और यहाँ पे कंपैरिजन क्यों करवा रहा हूँ? मैं वहाँ पे यहाँ पे कंपैरिजन इसलिए भी करवा रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा बहुत वहाँ का भी रिकॉल होता रहे। ठीक है, इसलिए याद रखना। अब वहाँ पे 5 साल का एक्सपीरियंस का रिक्वायरमेंट थी, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मैनेजर को 2 साल का एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है। पर अगर वो 2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर फुलफिल नहीं कर पा रहा तो उसको अपॉइंट करने पड़ेंगे 2 KMP जिनका 5 साल का एक्सपीरियंस होगा। कितने साल का एक्सपीरियंस होगा? 5 साल का एक्सपीरियंस होगा। किसमें? इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट, जो हमने वहाँ पढ़ के आया था, यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है सर। और 2 चीज़ें हो गई। और इन्वेस्टमेंट एडवाइज, वहाँ पे स्पॉन्सर यहाँ पे सेम है कि जितने भी स्पॉन्सर और यहाँ का इन्वेस्टमेंट मैनेजर, उसके जो बोर्ड पे डायरेक्टर होंगे वो आधे, एटलीस्ट हाफ डायरेक्टर तो इंडिपेंडेंट होंगे, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे, और वो किसी दूसरी रीट के या एसएम रीट के डायरेक्टर नहीं होंगे। ये सेम कंडीशन वहाँ भी अप्लाई होती है। और यहाँ पे एक और अलग से आ गया कि, क्या अलग से आ गया कि जो एसएम रीट है और ट्रस्टी है वो सेपरेट पर्सन होंगे, और किसी भी पर्सन के पास सुपीरियर वोटिंग राइट नहीं होंगे, मल्टीपल क्लास के शेयर नहीं होंगे, और फिट एंड प्रॉपर पर्सन होंगे। ये तीन क्राइटेरिया निकल आ गए। और जब भी कोई स्कीम प्रपोज कर रहे हैं तो उसको अच्छे से डिस्क्लोज करना पड़ेगा सेबी को बताने के लिए। ठीक है सर। और हाँ, जब हम एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं ना रजिस्ट्रेशन के लिए, तो हमें बताना पड़ेगा कि कहीं हमने पहले, इन्वेस्टमेंट मैनेजर को बताना पड़ेगा कि मैंने पहले एप्लीकेशन लगाई थी तो मेरी कभी रिजेक्ट तो नहीं हुई पहले, तो ये उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा सैबी को। और ये भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि अगर मैं आज लगा रहा हूँ तो मेरे कभी पिछले बार कोई डिसिप्लिनरी एक्शन तो नहीं लिया गया सैबी से, या तो मेरे से, या तो एसएम रीट, या पार्टी टू द असेंबली, या प्रमोटर और डायरेक्टर। इतना ही था किसका? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। अगला टॉपिक आया माइग्रेशन। सर माइग्रेशन अब बिल्कुल लॉजिकल नहीं है, मतलब अब तो बहुत पुराना, जब ये आया था ना तभी टॉपिक था। मैं एक बता देता हूँ उसका पॉइंट क्या है। सर जब ये रेगुलेशन आई थी असेंबली 2014 के बाद जब भी आया, तो इसमें जो पुराने काम कर रहे थे जिनका एसेट साइज 50 करोड़ था बट 5 करोड़ से कम था,
बट तब तो रेगुलेशन उनको डील नहीं करती थी, तो उनको सेबी ने डंडा दिया कि आपको 6 महीने के अंदर माइग्रेशन करना है, मतलब रजिस्ट्रेशन लेना है। जब से ये रीट की रेगुलेशन आई, SM रीट रेगुलेशन, ठीक है। अब एलिजिबल इशूअर, सबसे बढ़िया, थोड़ा टेक्निकल भी है कि मतलब एलिजिबल इशूअर का मतलब मेरा यहाँ पे ये है कि आप IPO ला सकते हो कब, IPO कब ला सकते हो, ठीक है। तो पहली कंडीशन है नेगेटिव लिस्ट है, ये याद रखना। एलिजिबल इशूअर की, एलिजिबल इशूअर बोल रहा हूँ, हाँ, एलिजिबल इशूअर की नेगेटिव लिस्ट है। तो पहला क्या है, अगर SM रीट या फिर पार्टी टू द SM रीट डिबार्ड है, किसके द्वारा, सेबी के द्वारा। किस लिए, एक्सेसिंग द कैपिटल मार्केट। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये है SM रीट, पार्टी टू द SM रीट और उसके प्रमोटर या डायरेक्टर को डिबार्ड है, SM रीट या पार्टी टू द SM रीट के। कहाँ से डिबार्ड है, सेबी से। किस लिए, फ्रॉम एक्सेसिंग द कैपिटल मार्केट। 2 पॉइंट खत्म। तीसरा, promoter director of SM REIT is also a promoter director of another company which is debarred by SEBI from accessing capital market। कुछ याद आ रहा है, ICDR भी हम ऐसे ही पढ़ते हुए आते हैं। 3 पॉइंट कंप्लीट। चौथा पॉइंट, promoter director of SM REIT और party to the SM REIT is willful defaulter, मतलब जानबूझ के पैसा खा के बैठे हैं। अगला पॉइंट, 4 पॉइंट हो गए। अगला, promoter whole time director of parties to the SM REIT is also a promoter whole time director of a company which is willful defaulter। willful defaulter ही होंगे यार, क्योंकि फुजिटिव इकोनॉमिक तो फंडर हो नहीं सकते क्योंकि कंपनी है। अगला पॉइंट ये निकल के आता है, SM REIT या पार्टी टू द SM REIT के प्रमोटर डायरेक्टर या SM REIT या पार्टीज टू द SM REIT या उसके प्रमोटर या उसके डायरेक्टर क्या है, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर, मतलब देश छोड़ के भाग गए। और अगला पॉइंट ये निकल के आता है, अगर सेबी ने कोई पेनल्टी लगा के रख रखी है और अभी तक वो पेंडिंग है, अगर सेबी ने कोई पेनल्टी लगा के रख रखी है और वो पेंडिंग है, तो अभी आप डिबार्ड हो, तब तक आप एप्लीकेशन नहीं लगा सकते। और इतने ही क्राइटेरिया। अब आ गए कंडीशन फॉर इनिशियल ऑफर की। कंडीशन क्या है इनिशियल ऑफर लाने की। पहला कंडीशन ये है, आपको मर्चेंट बैंकर अपॉइंट करना पड़ेगा जो एसोसिएट नहीं होना चाहिए। हाँ, ये तो हर जगह पड़े थे। अगर एसोसिएट हुआ तो वो सिर्फ मार्केटिंग तक का काम करेगा, ये तो मतलब यूनिवर्सल लॉ है। दूसरा पॉइंट ये निकल के आता है कि जब भी आप स्कीम ला रहे हो तो आपको सारा बताना पड़ेगा कि मैं इस रियल इन्वेस्टमेंट में लगा रहा हूँ, ये एक्टिविटीज़ हैं इनमें लगाऊंगा, मतलब प्री प्लान बताना पड़ेगा सेबी को। आपको SM REIT में ये चलता है भाई, पहला ये। दूसरा, आपको ड्राफ्ट ऑफर स्कीम फाइल करनी पड़ेगी सेबी के पास। किसके थ्रू करोगे, ऑब्वियसली मर्चेंट बैंकर के थ्रू करोगे। ईच यूनिट की साइज़ कितना होता है, 10 लाख रुपए। और याद रखना SM REIT का मिनिमम एसेट साइज मिनिमम 50 करोड़ और नॉट मोर देन, मतलब लेस देन 500 करोड़, क्योंकि अगर 500 करोड़ या उससे ऊपर हुआ तो रीट बन जाएगा। तो इसलिए मिनिमम 50 करोड़ और लेस देन 500 करोड़ और मिनिमम 200 यूनिट होल्डर चाहिए। अब वापस आ जाओ कंडीशंस पे। पहली कंडीशन क्या करेगी, हमें प्री डिटरमाइंड बताना पड़ेगा स्कीम हम कौन सी लॉन्च कर रहे हैं, कहाँ पे पैसा लगाएंगे, ये सब मर्चेंट बैंकर के थ्रू हमें ड्राफ्ट ऑफर स्कीम फाइल करनी पड़ेगी। एक यूनिट का साइज 10 लाख रुपये, नॉर्मल एसेट मिनिमम एसेट 50 करोड़। और अगर ये एक से ज़्यादा स्कीम लॉन्च कर सकती है SM REIT, तो एक से ज़्यादा स्कीम लॉन्च कर रही है तो सबके नाम सेपरेट होंगे, एक जैसे नहीं होंगे, मिसलीड नहीं होंगे, और वो पोर्ट्रेरी नहीं करेगा इन्वेस्टर को फ्रॉम गारंटीड रिटर्न्स। मतलब मैं ऐसे झूठ मूठ नहीं बोला भाई तेरे को पैसा मिलेगा, एक का डबल होगा ही होगा, ऐसा नहीं बोल सकते हैं, ठीक है सर। और सेबी के द्वारा फाइल करा हुआ तो 21 दिन के लिए पब्लिक कमेंट की वेबसाइट पर खुल जाएगा और पब्लिक कमेंट्स आएंगी, ठीक है। और हाँ, जो स्कीम है ना, सारी स्कीम के अकाउंट्स और जितने भी अकाउंट हैं, जितने भी यूनिट्स हैं, सब सेपरेट मेंटेन होंगी, ठीक है। और जो प्रॉपर्टी के टाइटल है, अगला पॉइंट है, जो प्रॉपर्टी की टाइटल है ऑनरशिप है, प्रॉपर्टी की टाइटल है ऑनरशिप है, वो एक अलग अकाउंट में रखी जाएगी लॉकर में, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक में, और जो हर साल ट्रस्टी इंस्पेक्ट करेगा, ठीक है सर। और अब जो हमने पब्लिक कमेंट के लिए दिया था 21 डेज़ के लिए, अब वो आ गया। अब उसके आगे कहानी, सेबी लेटर ऑफ 4 डेट 30 डेज में 4 चीज़ें, उसके बाद ऑब्जर्वेशन देगा। कौन सी ऑब्जर्वेशन,
टीजिंग लेटर ऑफ फोर डेट। सर फोर डेट कौन कौन सी है? फोर डेट मैं बताता हूँ ना। पहला, जब हमने ड्राफ्ट ऑफर स्कीम फाइल करा सेबी को। दूसरा, द इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिला किससे? डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज से। तीसरा, अगर मान लो हमने ड्राफ्ट ऑफर स्कीम फाइल करी और सेबी ने एडिशनल इन्फॉर्मेशन या कोई रिक्वायरमेंट फाइलिंग और कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछा मर्चेंट बैंकर से और उसको सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई मिल गया उस दिन से, या फिर सेबी ने एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं, कोई रिक्वायरमेंट, कोई लॉ की रिक्वायरमेंट, कोई क्वेश्चन आंसर पूछा किसी एनी अदर रेगुलेटरी बॉडी से, किसी एनी अदर एजेंसी से, तो फिर जब वहाँ से उसको रिप्लाई मिला वहाँ से 30, तो इन चारों में से कोई भी लेटर ऑफ 4 डेट्स वहाँ से 30 दिन में हम ऑफर हम एलिजिबल हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। और कंडीशंस फॉर इनिशियल ऑफर, हाँ, और बस लास्ट पॉइंट ये है कि बिफोर फाइलिंग ऑफ फाइनल ऑफर डॉक्यूमेंट स्कीम, तो सर जो मर्चेंट बैंकर अपॉइंट करा था उसको इंश्योर करना है कि मैंने सारे जो 21 डेज में कमेंट आई थी ना, वो सारी मैंने एड्रेस कर दी हैं और सब मॉडिफिकेशन पूरी कर दी हैं। ये थी हमारी कौन सी? इनिशियल ऑफर की कंडीशंस। अब अगला पॉइंट आता है मोड्स ऑफ फंड रेजिंग। फंड रेजिंग एसएमरीट और एसपीवी दोनों की है। कहाँ से कर सकते हैं? इंडिया से भी कर सकते हैं, इंडिया के बाहर से भी कर सकते हैं, इंडिया से भी कर सकते हैं, इंडिया के बाहर से भी कर सकते हैं। पहला, एसएमरीट हमेशा कैपिटल इशू करेगी। अगर उसको कैपिटल चाहिए तो यूनिट ही इशू करेगी, कैपिटल उसको चाहिए। और अगर उसको बोरिंग्स लेनी है, तो फिर ओनली एनसीएस की रेगुलेशन के थ्रू करेगी। और अगर इन दोनों को बोरिंग्स लेनी है, इन दोनों को एसपीवी को, एसएमरीट को और एसपीवी को, तो इन बोरिंग्स ले सकते हैं, अलाउड है। बट इनको ऑफर डॉक्यूमेंट में ना पहले ही इनको बताना पड़ेगा कि हम आगे जाके बोरिंग्स लेंगे। देन और जो एसपीवी है वो कैपिटल कहाँ से रेस करेगी? ओनली थ्रू एसएमरीट। और ये इशू जो अगर इसे बोरिंग्स लेगी तो किससे लेगी? ओनली बाय एसएमरीट। और ये इसके पास दो तरीके हैं बोरिंग्स लेने के। सर दो तरीके एसएमरीट के पास, तो एक पे कौन सा एक था? एक तो इसके पास भी है वो वाला, कौन सा एक कि एनसीएस रेगुलेशन कंप्लाई करके डेट सिक्योरिटीज इशू करके, नॉन कन्वर्टिबल डेट सिक्योरिटीज। दूसरा, ये ईसीबी के थ्रू भी फंड रेस कर सकती है, मतलब डेट सिक्योरिटी रेस कर सकती है। तो इतना ही था इसमें। और 30 डेज में मिनिमम ऑफर साइज होता है इन लोगों का, और कंप्लाई वगैरह सब करना पड़ता है। अगला है लॉक इन रिक्वायरमेंट। लॉक इन रिक्वायरमेंट बड़े प्यार से, बड़े आराम से, मतलब लॉक इन रिक्वायरमेंट 3 साल का तो है ही है, एसएमरीट का 3 साल का है ही है, ठीक है। अब इसमें कंडीशंस आती हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी बना दी, मैं बताता हूँ। तो पहला 3 साल 5% उसको टोटल आउटस्टैंडिंग जब से यूनिट इशू करिए लिस्ट हुई है आईपीओ वाली। सर 5% कब है? 5% जब है जब आपने कोई बोरिंग्स नहीं ली है, जब एसएमरीट ने कोई बोरिंग्स नहीं ली है मार्केट से। अगर बोरिंग्स ली है तो 15% यूनिट होल्ड करनी पड़ेंगी 3 साल तक, जब से इशू ऑफ यूनिट करी थी लिस्टेड वाली, ठीक है। बट इसमें भी एक कंडीशन है कि मान लो हम 15% और 5%, ये 3 साल का लॉक इन है। पर मान लो अगर हमने बिना बोरिंग ली और तो उसमें 5% है, तो हम अगर 5% से ऊपर, या जो हमने बोरिंग्स ले रखी है उसमें 15% से ऊपर होल्ड कर रहे हैं, तो वहाँ सिर्फ 1 साल का पीरियड रहता है, मतलब वहाँ आपको सिर्फ 1 साल लॉक इन रखना है। याद है प्रमोटर होल्डिंग कुछ आईसीडीआर में कि एक्सेस रेगुलेशन 14, याद आ रहा है कुछ, कि वहाँ अगर एक्सेस है तो इतना कम, उस पीरियड को कम कर देते हैं, और एक्सेस नहीं है, मिनिमम है, तो उस पीरियड तो ज़्यादा ही रहता है। वो आईसीडीआर जैसा सेम अप्लाई यहाँ भी होता है। पहली कंडीशन हुई तो 3 साल तक 5-15। अगला फिर 1 से 3, अब 4 से 5, 3 तक होगा, 4 से 5, 5% फिर से होल्ड करना पड़ेगा इन लोगों को। फिर 5 से 6, 4 से 5 हो गया, और 6 से 10वें साल में 3% होल्ड करेंगे, और 11 से 20 में 2% होल्ड करेंगे, और आफ्टर 20 मतलब 21 या उसके बाद, आफ्टर 20 21 या उसके बाद 1% होल्ड करेंगे, ठीक है सर। ये हो गया इनका लॉक इन रिक्वायरमेंट। अब लिस्टिंग एंड अलॉटमेंट वाले में यही है यार, क्या लिस्टिंग अलॉटमेंट माने पड़ेगा कि लिस्टिंग होगी, सेबी की लिस्ट होना मैंडेटरी है, नेशनल वाइड टर्मिनल में होगी, और जो एग्रीमेंट है लिस्टिंग एग्रीमेंट के थ्रू सब कुछ चलेगा। और अगर लिस्ट नहीं हो पा रहे तो 15% देगा, और एनी अदर पर्सन अदर देन जो इनका मैनेजर है, एसोसिएटेड रिलेटेड पार्टी है, वो 25% से ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकता, और पब्लिक होल्डिंग 25% होनी चाहिए। ये सब था लिस्टिंग अलॉटमेंट में, इसमें कुछ खास नहीं है। अगला पॉइंट निकल के आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन, सबसे बढ़िया। इसमें डिस्ट्रीब्यूशन में फ़र्क है, और रीट वाला भी मैं तो आपको बता देता हूँ उसी में।
रीट है, रीट में क्या था डिस्ट्रीब्यूशन याद है कुछ, एक साल में 2 बार, हर 6 महीने में डिक्लेयर और डिस्ट्रीब्यूशन होगा विद इन 5 डेज में। ठीक है, याद आ गया, 2 बार होना था 6 महीने में, हर 6 महीने में एक बार 2 बार होगा मिनिमम। बट यहाँ पे एसएम रीट में क्या है, शुरू से शुरू करते हैं तो शुरू करेंगे तो देखो जो एसपीवी कमा रही है वो 95% देगी। एसपीवी जो कमा रही है वो 95% देगी। किसको? एसएम रीट को। वो डिक्लेयर होगा, और जो एसएम रीट के पास आ रहा है वो 100% वो डिस्ट्रीब्यूट करेगी। आया कुछ समझ? मतलब एसपीवी ने सामने इन्वेस्ट कर रखा था रियल एस्टेट में, तो वहाँ से जो अर्न आ रहा है 100% आ रहा है, तो उसका 95% वो आगे देगी, 5% खुद रख लेगी। ठीक है, और जो एसएम रीट के पास आ रहा है वो पूरा 100 का 100 डिक्लेयर कर देगा, 100 का 100 बांट देगा। पहले कंडीशन ये हो गई। दूसरी एकदम बढ़िया, बहुत जहर है। तो जो इन लोगों को डिक्लेयर करना होता है, जो भी मान लो डिविडेंड और डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी आप जिस भी नाम को दे दो कोई दिक्कत नहीं, इनको डिक्लेयर करना होता है हर क्वार्टर में करना ही करना है डिक्लेयर। सर पहले इनको रिकमेंड करेंगे 7 दिन में, पहले 7 दिन में डिक्लेयर करेंगे और उसके अगले 5 दिनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। मतलब समझा नहीं, सॉरी 5 दिनों में, देखो एक क्वार्टर हुआ, अब क्वार्टर एंड के विद इन 7 डेज वो डिक्लेयर करेंगे और उन 7 डेज से ख़त्म होने के 5 दिनों के अंदर वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। आगे समझ? ऐसे ही हर क्वार्टर चलता रहेगा। 7 दिनों में डिक्लेयर, 5 दिनों में डिस्ट्रीब्यूट। दोबारा बोलो, 7 दिनों में डिक्लेयर, 5 दिनों में डिस्ट्रीब्यूट। खत्म सर। और बस ये था, इतना ही था इसमें डिस्ट्रीब्यूशन शिप में। और बस, और हाँ एक और क्राइटेरिया है यहाँ पे, एक मतलब मैं थोड़ा बढ़िया सा पॉइंट बता देता हूँ आपको एसएम रीट का, मतलब प्लस पॉइंट। जो ये एसएम रीट है ना, वो जैसे हम रीट वाले में क्या पढ़ा था 80-20 रूल, पर यहाँ 80-20 रूल अप्लाई नहीं होता। यहाँ पे एसएम रीट 95% कम से कम एटलीस्ट, मतलब करना तो उनको 100 ही है, पर अगर नहीं हो पा रहा तो कम से कम 95% तो कंप्लीटेड एंड रेंट जनरेटिंग एक्टिविटी में लगाएगी। और पर वो रेंट वहाँ पे याद है, वहाँ पे जो 20% था उसमें अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी, यहाँ पे इसको अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में एसएम रीट को अलाउ नहीं है बिल्कुल भी पैसा लगाना। और जो बचा 5%, क्योंकि 95% तो कंप्लीटेड रेंट जनरेटिंग में लगना ही है। अगर मैं तो कह रहा हूँ 100% लगाओ, बट बाई चांस 95 अगर हो रहा है, 95 तो लगाना ही, उससे नीचे जाने नहीं। 5% आप लगा सकते हो लिक्विड एसेट्स में जो अनएकम्बर्ड होगा। सर अनएकम्बर्ड होगा मतलब जिस पे कोई सिक्योरिटी चार्ज नहीं होगा, ऑब्वियसली इस बात है। और हाँ, एक क्रेडिट वाला यहाँ पे भी सेम है। अगर मान लो तुम्हारी बोरिंग्स है, एसएम रीट की बोरिंग्स है, वो 49% से वो कभी भी ऊपर जा ही नहीं सकती। अगर वो 25% से ऊपर जा रही हैं तो यूनिट होल्डर की अप्रूवल ले लो और क्रेडिट रेटिंग की एजेंसी की क्रेडिट रेटिंग ले लो। बस यही था, इतना सा था हमारा एसएम रीट। 18 मिनट में पूरा एसएम रीट टॉप पे। चलो भाई।